अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे क्रिमिनल लॉ के बारे में। क्रिमिनल लॉ का मेन मकसद क्या होता है? क्रिमिनल लॉ का मेन कंसर्न क्या होता है? क्रिमिनल लॉ का मेन मकसद ये होता है कि वो एक सिस्टम ऑफ लीगल रूल्स डिफाइन कर दे कि कौन सा कंडक्ट क्लासिफाई करता है एज अ क्राइम और किस तरह से जो गवर्नमेंट्स हैं वो उस क्राइम करने वाले लोगों को प्रोसिक्यूट करेगी। अब हर स्टेट के फेडरल लेवल पे, लोकल लेवल पे अपने अपने पीनल कोड्स होते हैं जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि जी कौन कौन से स्पेसिफिक क्राइम्स हैं जो उनके क्रिमिनल लॉ सिस्टम में आते हैं और वो कौन कौन से एक्ट को प्रोहिबिट करते हैं और किस किस एक्ट्स पे वो किस किस तरह की पनिशमेंट्स देते हैं। जो इंडिविजुअल्स हैं जो क्राइम कमिट करेंगे, जो स्टेट लेवल पे, फेडरल लेवल पे या लोकल लेवल पे कानून तोड़ेंगे, वो किस तरह के फाइन्स फेस करेंगे। प्रोबेशन पीरियड का क्या सिलसिला होगा, किस तरह के क्राइम पे उनको इनकार्सरेट किया जाएगा। इनकार्सरेट कहते हैं कैद करना, प्रिजन सेंटेंस सुनाना, जेल में डाल देना। तो जो लोग क्राइम कमिट करते हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा चलाया जाता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो चलाते हैं प्रोसिक्यूटिंग अटर्नीज, या उन्हें आप प्रोसिक्यूटर्स भी कह सकते हो। तो जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक्ट करते हैं लॉ को इन्फोर्स करने के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि लॉ सूट्स अगेंस्ट द क्रिमिनल्स आर इनिशिएटेड बाय द प्रोसिक्यूटिंग अटर्नीज हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट टू इन्फोर्स द लॉ। जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक्ट करते हैं लॉ को इन्फोर्स करने के लिए और क्रिमिनल्स के अगेंस्ट जो लॉ सूट्स हैं, जो कार्रवाई है, जो मुकदमा है, उसको प्रोसीड करते हैं, उसको इनिशिएट करते हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि क्रिमिनल लॉ जो है वो वेरी करता है जुरिस्डिक्शन के हिसाब से। अब हर स्टेट की अपनी जुरिस्डिक्शन होती है, हर मुल्क की अपनी जुरिस्डिक्शन होती है, तो ये क्रिमिनल लॉ वेरी करता है। और मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल लॉ जो है वो स्टैच्यूट इस्टेब्लिश कर देता है। किसी भी स्टैच्यूट का मतलब होता है जी, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वो कानून जो कि लेजिस्लेचर में इनेक्ट हो जाते हैं वो स्टैच्यूट बन जाते हैं, वो रिटन लॉज हो जाते हैं। तो जैसे हमारे मुल्क के लेजिस्लेशन में, असेंबलीज़ में जो कानून पास होते हैं, आप कह सकते हैं कि जी वो स्टैच्यूट का हिस्सा है, वो रिटन लॉज में आ जाते हैं, रिटन कानून में शामिल हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल लॉज जो हैं वो स्टैच्यूट में डिफ़ाइन हो जाते हैं, स्टैच्यूट में इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जी जो लॉज इनेक्ट हो जाते हैं लेजिस्लेचर में वो स्टैच्यूट बन जाते हैं और वो सारे स्टैच्यूट्स मिलके, वो सारे रिटन लॉज मिलकर किसी भी मुल्क का, किसी भी जुरिस्डिक्शन का एक क्रिमिनल लॉ सिस्टम फॉर्म कर देते हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि क्रिमिनल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका जो मकसद है, वो सिविल लॉ से मुख्तलिफ है, वो सिविल लॉ से डिफ़र करता है। तो हम जब क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो उसमें जब कोई शख्स क्राइम कमिट कर लेता है और फिर क्रिमिनल एक प्रोसीजर होता है जिसमें ये डिसाइड होता है कि जी इस बंदे ने एक कानून तोड़ा है, एक क्राइम कमिट किया है, तो अब उसको किस तरह की पनिशमेंट दी जाएगी, या रिहेबिलिटेशन का क्या सिलसिला होगा, या उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा ऑफेंडर को। तो ये एक क्रिमिनल प्रोसीजर का सिलसिला होता है, फिर सज़ा देना या रिहेबिलिटेट करना। लेकिन सिविल प्रोसीजर में ऐसा नहीं होता। सिविल लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जी दो पार्टीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट है, दो पार्टीज़ के बीच में जो मसला है उसको हल कराया जाए। उसमें जो विक्टिम होता है उसको सिंपली कंपनसेट कर दिया जाता है, उसकी कंपनसेशन पे ज़्यादा फोकस होता है और मनी डैमेजेस पे ज़्यादा फोकस होता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस होता है। अब हम थोड़ा सा लॉ के बैकग्राउंड को एक्सप्लोर करते हैं। जो शुरू की सिविलाइजेशंस होती थी वो फ़र्क नहीं करवाती थी सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में। तो कहा जाता है कि जो सबसे पहले रिटन कोड्स ऑफ लॉ हैं वो डिज़ाइन किए थे सुमेरियंस ने। अराउंड 2100 टू 2050 BC में उनके जो न्यू सुमेरियन किंग थे वो उन्होंने इनेक्ट किया था वहाँ का जो पहला रिटन लीगल कोड था। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इससे पहले भी एक रिटन कोड एग्जिस्ट करता था जो कहलाता था कोड ऑफ उर-नमू। इसके अलावा एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट एंशिएंट रिटन कोड है जो कि कहलाता है कोड ऑफ हम्मुरबी, जिसने बेबीलोनियन लॉ की जो बेसिस है, जो कोर है, वो फॉर्म करी थी। और कुछ एंशिएंट ग्रीस के भी जो क्रिमिनल लॉज थे उनके कुछ फ्रेगमेंट्स ने भी सर्वाइव किया है। इसके अलावा जो 6th सेंचुरी की जो रोमन जुरिस्प्रूडेंस थी उसने फाउंडेशंस प्रोवाइड करी थी क्रिमिनल और सिविल लॉ में डिस्टिंक्शन करने की, जिससे यूरोपियन लॉ ने बाद में मदद ली। अब हम ज़रा मॉडर्न टाइम्स को डिस्कस करते हैं।
लेकिन मॉडर्न टाइम को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पहले जो क्रिमिनल लॉ होता था या पहले जो क्रिमिनल सैंक्शंस लगती थी उनका मकसद क्या होता था। उनका मकसद ये होता था कि जो शख्स क्राइम कमिट कर रहा है उसको उसकी सज़ा दी जाए, उसको उसके क्राइम के हिसाब से, उसको उसके गिल्ट के हिसाब से पनिशमेंट दी जाए। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में चीज़ें थोड़ी सी चेंज होने लगी। मॉडर्न टाइम्स में चीज़ें थोड़ी सी प्रैग्मेटिक होने लगी, थोड़ी प्रैक्टिकल होने लगी, रैशनलिस्टिक होने लगी। किस तरह से, अभी देख लेते हैं। मॉडर्न टाइम्स में कुछ राइटर्स आने लगे जो कि कहलाते थे राइटर्स ऑफ एनलाइटनमेंट, जिनमें से एक थे चेज़रे बेसेरिया जो कि इटली में होते थे, एक होते थे मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर जो कि फ्रांस में होते थे, एक होते थे जेरेमी बेंथम जो कि ब्रिटेन में होते थे, और इनके अलावा और भी बहुत सारे राइटर्स थे जिनका मेन पर्पस ये था कि जो क्रिमिनल लॉ है उसका मेन मकसद हो कि क्राइम को प्रिवेंट किया जाए, क्राइम को होने से रोका जाए। फिर वक्त के साथ साथ सोशल साइंसेस की भी डेवलपमेंट हो रही थी, तो फिर नए नए कॉन्सेप्ट्स आने लगे कि किस तरह से पब्लिक को प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह से रिफॉर्म्स लाए जाएं उन लोगों के लिए जो कि क्राइम कमिट करते हैं। यानी पहले ध्यान होता था पनिशमेंट की तरफ, और मॉडर्न टाइम्स में ध्यान होने लगा रिफॉर्मेशन की तरफ, रिहैबिलिटेशन की तरफ और क्राइम प्रिवेंशन की तरफ, जिसकी मिसाल देखी जाती है 1998 के जर्मन क्रिमिनल कोड में, जिसने कोर्ट्स को एडमोनिश कर दिया कि जी आप लोग सेंटेंस सुनाते वक्त, सज़ा सुनाते वक्त इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें कि जो पनिशमेंट आप दे रहे हैं ऑफेंडर को, जो पनिशमेंट आप दे रहे हैं एक परपेट्रेटर को, उस पनिशमेंट के उस ऑफेंडर की फ्यूचर ज़िंदगी पे क्या असर होगा। जब वो सोसाइटी में वापस आएगा वो क्रिमिनल, उसकी ज़िंदगी पे फिर किस तरह से असर होगा। क्या वो रिफॉर्म होके वापस आएगा, क्या वो रिहैबिलिटेट होके वापस आएगा, या फिर अब वो एक हार्डेंड क्रिमिनल बन के वापस आएगा, एक मज़ीद ख़तरनाक क्रिमिनल बन के वापस आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्रिमिनल लॉ के 5 ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको किस पे कितनी वैल्यू देनी चाहिए ये जुरिस्डिक्शन के हिसाब से डिफ़र करती है। तो सबसे पहला है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए, किसी न किसी तरीके से उनको सज़ा लाजमी मिलनी चाहिए। तो रेट्रीब्यूशन का मेन गोल ही ये होता है, क्रिमिनल्स ने जिस तरह का जुर्म कमिट किया है, जिस तरह का क्राइम कमिट किया है, उस क्राइम के हिसाब से, उस क्राइम के बैलेंस के मुताबिक उनको सिमिलर पनिशमेंट दी जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है डिटरेंस का। डिटरेंस का मतलब ये होता है कि आप क्राइम पे, आप स्पेसिफिक ऑफेंसेस पे पहले से ही पेनल्टी लगा दो, और वो पेनल्टी इतनी सफिशिएंट रखें कि जब बंदा वो क्राइम करने का सोचे तो डिस्करेज हो जाए। तो जब एक इंसान को खौफ होगा कि वो अगर ये क्राइम कमिट करेगा तो उस पर उसको ये पेनल्टी लग सकती है, उस पर उसको ये सज़ा मिल सकती है, तो वो डिस्करेज हो जाएगा वो करने से पहले। तीसरा एक ऑब्जेक्टिव है, ये कहलाता है इनकैपेसिटेशन। इनकैपेसिटेशन का मेन मकसद ये होता है, मेन गोल ये होता है कि क्रिमिनल्स को जो है वो सोसाइटी से दूर रखा जाए, क्रिमिनल्स को पब्लिक से दूर रखा जाए ताकि पब्लिक जो है वो प्रोटेक्टेड हो, पब्लिक सेफ हो उनके मिसकंडक्ट से। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सिंपली जो लोग क्राइम कमिट करते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, या फिर उनको डेथ पेनल्टी सुनाई दी जाती है, या फिर हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, या कोई भी ऐसा तरीका जिससे उनको पब्लिक से दूर रखा जाए। चौथा ऑब्जेक्टिव है रिहैबिलिटेशन का। रिहैबिलिटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो ऑफेंडर है, जो शख्स है जो क्राइम कमिट करता है, उसको अब एक बेहतर इंसान बनाया जाए, उसको कन्विंस किया जाए कि उसने जो कंडक्ट किया था वो गलत था, और आइंदा अपनी ज़िंदगी में अब वो एक अच्छा इंसान बन के ज़िंदगी गुजारे और क्राइम से दूर रहे। और पांचवा और आखिरी ऑब्जेक्टिव है रेस्टोरेशन का। रेस्टोरेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इसका क्या गोल होता है? रेस्टोरेशन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो नुकसान हुआ है विक्टिम को, जो इंजरी हुई है विक्टिम को, अब उसको रिपेयर किया जाए, उसको कवर किया जाए, उस नुकसान को पूरा किया जाए। मसलन एक ऑफेंडर ने किसी के पैसे चुराए, तो रेस्टोरेशन के ऑब्जेक्टिव के तहत उसको सिंपली वो जो पैसे हैं, वो जो डैमेजेस हैं, वो उसने पूरे करने हैं, उसने उसको वो पैसे वापस करने हैं। या उसकी वजह से अगर किसी को कोई नुकसान आया है तो वो जितना नुकसान आया हो उस नुकसान के हिसाब से उसने उसको पेमेंट करनी है, इसको कहते हैं रेस्टोरेशन। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स थे क्रिमिनल लॉ के, और इन ही ऑब्जेक्टिव्स में से अलग अलग थ्योरीज आती हैं कि कौन सी थ्योरी, कौन सा ऑब्जेक्टिव बेहतर फंक्शन करता है क्राइम को प्रिवेंट करने में, क्राइम के केसेस को एड्रेस करने में, कौन सी पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है।
और ये डिबेट क्रिमिनोलॉजिस्ट में, सोशियोलॉजिस्ट में चलती रहती है। अब हम क्रिमिनल लॉ की 2 मेन टाइप्स देखते हैं कि क्रिमिनल लॉ की 2 कौन कौन सी मेन टाइप्स हैं। एक तो है मिसडिमीनर्स और एक है फेलेनीज। इन दोनों में क्या फ़र्क है अभी देख लेते हैं। मिसडिमीनर जो है वो उस ऑफेंस को कहते हैं जो कि लोअर लेवल का क्रिमिनल ऑफेंस हो, छोटा क्राइम हो, जो माइनर असॉल्ट्स होते हैं, माइनर ट्रैफिक ऑफेंसेस हो गए, पेटी थेफ्ट्स हो गए, छोटी मोटी चोरी हो गई। और इन केसेस की जो सज़ा होती है, जो पेनल्टी होती है, वो ज़्यादा हार्श नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की सज़ा होती है। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में जो फेलेनी है, ये क्राइम होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर के होते हैं। अब फेलेनी की एग्जांपल हो गई जैसे मर्डर हो गया, मैनस्लॉटर हो गया, ड्रग्स में डील करना हो गया, रेप हो गई, रॉबरी हो गई। तो ये वो केसेस हैं जो कि सीरियस इन नेचर वाले क्राइम कहलाते हैं। अब इन पे ज़्यादा सज़ा होती है, इन पे जो सज़ा होती है वो बहुत सीरियस नेचर की होती है। इस पे जो पनिशमेंट होती है, जो पेनल्टीज़ होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं, हार्श होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे आखिरी टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं जो है एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल लॉज। अच्छा, जनरली जो है वो 2 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं क्रिमिनल लॉ के, जो कि है एक्टस रियस और मेंस रे। लेकिन इनके अलावा 2 और भी हैं, हम उनको भी एक्सप्लोर कर लेंगे, जो कि हैं कंकरेंस और कॉजेशन। लेकिन इन टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एलिमेंट जो है क्रिमिनल लॉ में वो होता क्या है। देखिए, एलिमेंट उस चीज़ को कहते हैं जिसका प्रूव होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग में, ये डिसाइड करने के लिए कि जो डिफेंडेंट है वो वाकई कन्विक्ट है कि नहीं, वाकई उसने क्राइम कमिट किया है कि नहीं। तो ये चंद एलिमेंट्स हैं जिनका कॉमन लॉ के तहत प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, ये डिसाइड करने के लिए जो डिफेंडेंट है वो वाकई क्रिमिनल है कि नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्टस रियस से। एक्टस रियस को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो एक्टस रियस बेसिकली उस क्रिमिनल एक्ट की तरफ इशारा है कि वो एक्ट क्या था, वो फिजिकल बॉडी मूवमेंट क्या थी, वो फिजिकल एक्ट क्या था। दूसरा एलिमेंट कहलाता है मेंस रे। मेंस रे जिसको गिल्टी माइंड कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जिस शख्स ने वो क्रिमिनल एक्ट किया है, क्या उसकी इंटेंशन थी वो करने की, क्या उसकी नीयत थी वो करने की। तो ये क्राइम के मेंटल एलिमेंट पे फोकस करता है कि उस बंदे की इंटेंशन क्या थी, उस बंदे की नीयत क्या थी, क्या उसने इंटेंशनली ये क्राइम कमिट किया है, क्या उसने जानबूझ के ये क्राइम कमिट किया है। इसके अलावा तीसरा एलिमेंट है कंकरेंस का। अच्छा, कंकरेंस में ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो क्राइम जहाँ पे भी कमिट हो उसके प्रूव होने के लिए ये ज़रूरी है कि एक्टस रियस और मेंस रे ये दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे हों। मिसाल के तौर पे एक जो क्रिमिनल एक्ट है, जिस बंदे ने क्राइम कमिट किया है उससे पहले उसने नियत करी भी हो उसको करने की। तो जब ये दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं, एक्ट और इंटेंशन, तो उसको कंकरेंस कहते हैं। और चौथा एलिमेंट है कॉजेशन का। देखें, कॉजेशन में ये देखा जाता है कि अगर किसी शख्स ने क्राइम कमिट किया है तो उस क्राइम का जो एक्चुअल हार्म है वो हार्म उस गिल्टी एक्ट से लिंक होना चाहिए कि जी इस एक्ट की वजह से ही ये हार्म हुआ है। मसलन किसी शख्स ने अपने किसी दुश्मन को कत्ल करना चाहा, तो यहाँ पे इंटेंशन आ गई, मेंस रे। अब उसको कत्ल करने के लिए उसने उसकी ड्रिंक में जहर मिला दिया, तो यहाँ पे एक्शन आ गया, एक्टस रियस। अब जब ये केस कोर्ट में जाता है तो मेडिकल रिपोर्ट्स के थ्रू ये पता चलता है कि उस शख्स की जो डेथ है वो पॉइजन की वजह से नहीं हुई, वो जहर की वजह से नहीं हुई, उसकी डेथ नेचुरल कॉज की वजह से हुई है, उसकी डेथ नेचुरल रीजंस की वजह से हुई है। तो यहाँ पर अब ये केस कमज़ोर पड़ जाता है। तो ऑफेंडर के एक्शन का जब कॉज के साथ, जब एक्चुअल हार्म के साथ लिंक नहीं बन सका, ताल्लुक़ नहीं बन सका, कॉज एंड इफ़ेक्ट वाला सिलसिला नहीं बन सका, तो वहाँ पर ये केस ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पर आप उस ऑफेंडर को गिल्टी नहीं ठहरा सकते क्योंकि उसके एक्शन का हार्म ही नज़र नहीं आ रहा, उसके एक्शन का जो फाइनल जो इफ़ेक्ट है वो साबित ही नहीं हो सका। तो ये जो कॉजेशन का एलिमेंट है वो बेसिकली इस्तेमाल ही इसलिए होता है कि ये डिटरमिन कर सके कि हमने जिसको अक्यूज़ किया है क्या वो शख्स लायबल है इस हार्म के लिए, जिस हार्म का हम इल्ज़ाम इस पे लगा रहे हैं। तो इसको कहते हैं कॉजेशन। हर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली प्रूफ करे, ये डिसाइड करने के लिए कि वाकई जो क्राइम कमिट किया गया है वो इसी शख्स ने किया है और इसमें कोई डाउट नहीं। इस बात के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।